बेटा, बिफोर आई टेल यू अनदर मेथड, आई होप यू आर क्लियर विद दीज टू मेथड्स इन विच व्हाट एक तो मेथड ये था कि जिसमें आप सिंगल बलून कैथेटर यूज़ करते हो और एंटीरियर कैविटी को रिबन गॉज से पैक करते हो, और दूसरा मेथड ये है जिसमें आप डबल बलून कैथेटर यूज़ करते हो। पोस्टीरियर पैकिंग के लिए भी बलून होता है, एंटीरियर पैकिंग के लिए भी बलून होता है। सही है बेटा। एक ये मेथड 3 यूज़ डिस्कस करते हैं। सही है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ क्योंकि वहाँ से फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप डायरेक्टली रीड किए बगैर यहाँ से आगे जा सकते हैं। देखें, तीसरा मेथड जो है, मेथड नंबर 3, इसमें क्या होता है, एक रिवीजन कर लेते हैं ज़रा। सबसे पहले मेथड में हमने क्या किया, ये पहला मेथड हमें कब करने की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले मेथड हमने किया एंटीरियर नेज़ल पैकिंग। ठीक है, रिबन गॉज की मदद से। सही है, रिबन गॉज की मदद से ब्लीडिंग फेल हो गई, स्टॉप नहीं हुई। सही है। इसके बाद हमने क्या किया, 1 2 3, पहला तरीका तो ये हमने अप्लाई किया कि ख़ास करके इससे पोस्टीरियर नेज़ल ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, तो हमने क्या किया, बलून कैथेटर यूज़ किया। बलून कैथेटर 2 तरह का था। ठीक है, बलून कैथेटर 2 तरह का था। एक वो बलून कैथेटर जिसमें सिर्फ़ एक बलून मौजूद था जो कि पोस्टीरियर एंड को पैक कर रहा था। सही है। और एंटीरियर कैविटी को पैक करने के लिए हम वही यूजुअल रिबन गॉज यूज़ कर रहे थे। सही है। दूसरा बलून कैथेटर था, इसमें 2 बलून थे। सही है, 2 बलून थे। एक जो था वो आपके नेज़ोफेरिंक्स को पैक कर रहा था और दूसरा जो बलून था वो एंटीरियर कैविटी को पैक कर रहा था। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब इसके बाद बेटा तीसरा मेथड में डिस्कस करने लगा हूँ। तीसरे मेथड में क्या होता है, यहाँ से आप देखो, एंड इवन आफ्टर दिस इफ़ यू डू नॉट रीड इट, इट विल बी वेरी मच ओके। सही है, नोज़ आ गया, नीचे से आपकी पैलेट आ गई। सही है, कुछ इस तरीके से, और ये आपका माउथ आ गया। सही है ना। एक्चुअली क्या करते हैं बेटा हम, कि रिबन गॉज की मदद से हम नेज़ोफेरिंक्स को पैक करते हैं। अभी तक हमने जो भी तरीके देखे पोस्टीरियर पैकिंग के, वो बलून से थे। सही है, 1 बलून मेथड, 2 बलून मेथड, 2 बलून कैथेटर। अब इसमें क्या होता है बेटा कि रिबन गॉज होता है एक, और ये रिबन गॉज है। सही है। इस रिबन गॉज के आगे हम 3 सिल्क के थ्रेड लगा देते हैं, 3 सिल्क के थ्रेड लगा देते हैं। सही है। इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, नाक से एक सॉफ्ट कैथेटर पास करते हैं। सही है, और उसको पीछे नेज़ोफेरिंक्स में ले आते हैं, फिर नेज़ोफेरिंक्स से आगे ओरोफेरिंक्स में ले आते हैं, फिर माउथ से वापस ले आते हैं बाहर। ठीक है, ये सॉफ्ट कैथेटर लेकर आ गए हम। फिर इसको हम 2 सिल्क थ्रेड्स के साथ बांध देते हैं, एक इसके साथ और एक इसके साथ। सही है। फिर हम क्या करते हैं, नाक के आगे से इस कैथेटर को बाहर की तरफ खींचते हैं। जब इसको हम यहाँ से आप बाहर की तरफ खींचोगे तो क्या होगा, गैस करो। ये कैथेटर आगे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, और ये जो नेज़ल, ये जो गॉज पीस है यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। जब इसको आप यहाँ से कैथेटर को बाहर खींचोगे तो कुछ यूँ हो जाएगा बेटा। कुछ ये जो आपका नेज़ल पैक है वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, पोस्टीरियर कैविटी को पैक कर लेगा, और ये जो इसके आगे सिल्क थ्रेड्स थे वो ये आगे आ जाएंगे। ठीक है, ये सिल्क थ्रेड्स ये आगे आ जाएंगे। ठीक है, 2 सिल्क थ्रेड, और ये रहे सिल्क थ्रेड आपके 2, ये वाले 1 और 2, और जो आगे ये रहा वो सॉफ्ट कैथेटर। सही है। आपने क्या किया, यहाँ से इसको बाहर की तरफ पुल किया। पुल करने की वजह से क्या होगा, ये गॉज पीस पीछे चला गया और यहाँ पे आ गया। सही है, यहाँ पे आके पैकिंग हो गई। 2 सिल्क थ्रेड यही रहे आपके, और आगे से आपने ये जो सॉफ्ट कैथेटर था वो बाद में रिमूव कर देंगे, और ये जो 2 दागे हैं सिल्क के थ्रेड हैं, इसको आप कोलूमिला पे टाई कर देते हैं ताकि ये पैकिंग जो है वो बरकरार रहे, हिले डुले नहीं। सही है। और ये जो तीसरा ये जो सिल्क थ्रेड है वो माउथ में ही रहता है। ठीक है, ताकि इसको रिमूव करने में यहाँ से आसानी हो। ठीक है बेटा, मुश्किल तो नहीं है। चलें जी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है जी, तो ये तीसरा मेथड है। अच्छा, इसके बाद फाइनली कम्स द डिलेड मैनेजमेंट। अगर वक्त पे आपने ब्लीडिंग को नहीं रोका, बहुत डिले हो चुका है, तो आप क्या करें। आफ्टर द एक्यूट फेस इज़ ओवर, पेशेंट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर द कॉज ऑफ द एपिस्टेक्सिस, कि किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। सही है। इफ़ द हाइपरटेंशन इज़ द कॉज, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें। ठीक है।
आफ्टर द रिमूवल ऑफ द नेजल पैक bleeder must be visible in the anterior part, should be cauterized by the chemical cautery, electric cautery या फिर coagulation diathermy. ठीक है, I mean to say that आपने जो acute phase था आपकी ब्लीडिंग का, उसमें मैनेजमेंट कर दी. आपने एंटीरियर नेजल पैकिंग करनी थी, कर ली. पोस्टीरियर नेजल पैकिंग करनी थी, कर ली. 2 से 3 दिन के बाद पैक निकाल लिया. अब क्या करें ताकि दोबारा जो है वो ब्लीडिंग ना हो. जैसे डिलेड मैनेजमेंट, दोबारा ब्लीडिंग ना हो. देखिए आपने एक्यूट फेज में सारे एहतियाती तदाबीर ले लिए. ठीक है, सारे एहतियाती तदाबीर ले लिया आपने. एंटीरियर नेजल पैकिंग की, पोस्टीरियर नेजल पैकिंग की, ब्लीडिंग को रोक दिया जैसे तैसे करके. अब आगे क्या ताकि दोबारा ब्लीडिंग ना हो. अगर ब्लीडिंग का कॉज हाइपरटेंशन था तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो. अगर ब्लीडिंग, देखो ब्लीडिंग की साइट को आप आइडेंटिफाई करोगे उसके बाद कि अच्छा यहाँ से हमने ब्लीडिंग स्टॉप की थी और ये जगह थी एक्चुअली जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी. फिर उस जगह को आप क्या करेंगे, ब्लीडर जो साइड है उसको कॉटराइज कर दोगे केमिकल कॉटरी की मदद से, इलेक्ट्रिक कॉटरी की मदद से या कोआगुलेशन डायथर्मी की मदद से, ताकि वहाँ से दोबारा कभी ब्लीडिंग हो ही ना. ठीक है. उसके अलावा नेजल एंडोस्कोपी और एग्जामिनेशन अंडर द जनरल एनेस्थीसिया इज रिक्वायर्ड वेयर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्लीडर एंड कॉटराइजेशन कैन बी डन मोर इफेक्टिवली. दोबारा थोड़ा सा पीछे जाते हैं. एक्यूट फेज था ब्लीडिंग का, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी. आपने जैसे तैसे करके ब्लीडिंग स्टॉप कर दी. एंटीरियर नेजल पैक किया, पोस्टीरियर नेजल पैक किया. 2-3 दिन के बाद आपने पैक निकाल दिया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई. गुड. अब क्या ताकि दोबारा ब्लीडिंग ना हो. अगर ब्लीडिंग हाइपरटेंशन की वजह से तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखोगे. उसके बाद मेन चीज़ आपने जो आइडेंटिफाई करनी है ना पैक रिमूव करने के बाद कि ब्लीडिंग हो कहाँ से रही थी, साइट क्या थी, उसको हम ख़त्म कर दें ताकि दोबारा वहाँ से ब्लीडिंग ना हो. ब्लीडर को आप आइडेंटिफाई करोगे, उसको कॉटरी करके ख़त्म कर दोगे. लेकिन अगर साइट ऑफ ब्लीडिंग फिर भी नहीं मिल रही, नेज़ल पैकिंग रिमूव करने के बाद ब्लीडिंग अब स्टॉप हो गई है, फिर भी आपको ब्लीडर साइट नहीं मिल रही, तो फिर आप एंडोस्कोपी करेंगे. फिर उससे आपको लाजमी साइट ऑफ ब्लीडिंग मिल जाएगी और फिर आप इसको फाइनली कॉटराइज कर दोगे. ठीक है. इन सीवियर केसेस ऑफ एपिस्टेक्सिस नॉट कंट्रोल्ड बाय द अबव मेजर्स अदर प्रोसीजर्स आर टेकन लाइक आर्टीरियल लाइगेशन और आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन. आपने कॉटरी कर दिया, साइट ऑफ ब्लीडर जो था, लेट सपोज ये नेजल म्यूकोसा है, ठीक है, और ये पंक्चर साइट था, यहाँ से ब्लीडिंग आ रही थी. कॉटरी कर दिया आपने, कॉटरी के बाद भी ब्लीडिंग नहीं हो रही स्टॉप, उसके बाद भी रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आप उसमें आर्टीरियल लाइगेशन करते हैं या फिर आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन करते हैं. जो पीछे आर्टरी है उसको या आप लाइगेट कर दोगे, एम्बोलाइज कर दोगे, तो फिर तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी. ठीक है, इस तरीके से. और आर्टरीज विच कैन बी लाइगेटेड लाइक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, स्फीनोपैलेटिन आर्टरी, राइट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी जो कि पार्टिसिपेट करती हैं एक्चुअली एपिस्टेक्सिस में, उसको आप कर देंगे लाइगेट या फिर एम्बोलाइज. खास करके लाइगेशन. ठीक है, लाइगेशन की बात हो रही है. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, स्फीनोपैलेटिन आर्टरी और ये इथमोइडल आर्टरीज, इनकी लाइगेशन करते हैं. एम्बोलाइजेशन कैन बी डन अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल, जिसको एंजियोग्राफी कहते हैं. जाहिर सी बात है ब्लड वेसल में जाने के लिए यू नीड अ बेटर विजुअलाइजेशन, दैट इज़ एंजियोग्राफी, जिसमें हम जेल फॉर्म, पॉलीविनाइल अल्कोहल या फिर गैस के बीट्स यूज़ करते हैं. वो इंजेक्ट कर देते हैं आर्टरी के अंदर और वो आर्टरी के अंदर इतना बड़ा एम्बोलस बन जाता है. अब जब आर्टरी के अंदर इतना बड़ा एम्बोलस बन जाएगा तो ब्लड यहाँ से दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा. ब्लड दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा तो ब्लीडिंग ही नहीं होगी, ख़त्म बात. तो ये एम्बोलस किस चीज़ का हो सकता है, जेल फॉर्म का हो सकता है, पॉलीविनाइल अल्कोहल, गैस बीट्स हो सकते हैं. ये सही है. इस तरीके से लाइगेट करने के लिए ये रही आपकी आर्टरीज़. लाइगेट करने का तरीका सिंपल होता है, उसमें क्लिम्प लगा देते हैं आर्टरी के ऊपर. सही है. एम्बोलस का ये मेथड होता है कि ये कुछ सब्सटेंस यूज़ करके हम एम्बोलाइजेशन करते हैं. ठीक है बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर ऑन एपिस्टेक्सिस. थैंक यू सो मच. क्लास डिसमिस्ड.